हेलो एवरीवन। बच्चों, आज जो है मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे। जो 2026 में मई के एग्जाम में जो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर हुआ था, उसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन आया था 5 का बी पार्ट, जो एनपीओ चैप्टर से आया था। 5 का बी पार्ट जो था, इजी क्वेश्चन था। मैंने बाकी क्वेश्चन की भी वीडियो डाली है और मैं आगे भी इस पूरे पेपर को ट्राई करूंगा मैं सोल्व टाइम से पहले पूरा सोल्व कर दूं। तो ये जो क्वेश्चन 5 नंबर में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन जो मेरा इसको हम करेंगे आज इसमें डिस्कस। और मैंने इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन बना लिया है। तो मैं फटाफट आपको जो है ना, जितना जल्दी हो सके इसको कैसे हैंडल करना है, क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, वो चीज़ मैं आपसे सामने डिस्कस करूंगा, उसकी डिटेल दूंगा। और यदि आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज पॉज करके बीच बीच में आप नोट बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बट स्टूडेंट की हमेशा ये हरकत रही है कि जब वो इजी क्वेश्चन देता है तो उसकी वेटेज कम कर देता है। क्वेश्चन इजी है, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट क्या है, वेटेज सिर्फ 5 नंबर की है। तो 5 नंबर की वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, टाइम ज्यादा लगता है इसको करने में। तो हम डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन्होंने बताया है। रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ द अर्बन हेल्थ केयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26। तो यहाँ बोल रहा है कि हमने रिसीट और पेमेंट की समरी दी हुई है। ठीक है। 31 मार्च 26 के ईयर के लिए एक हेल्थ केयर सोसाइटी है, वहां की है। तो ये एक तरीका एनपीओ क्वेश्चन है। रिसीट में दिया है इन्होंने ओपनिंग कैश बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है। और डोनेशन के साथ में लिखा हुआ है रेज फॉर मीटिंग रिवेन्यू, यानी डोनेशन को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हमें खर्च करनी है। तो रिवेन्यू पर्पज से मिली डोनेशन, तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है हमें, 9% रिसीव हुआ है, जो 27,000 का इंटरेस्ट है। वो 9% इसलिए बता रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव इन्वेस्टमेंट थे, उसमें 9% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट 27 मिला है। हेल्थ चेकअप कलेक्शन है, कैंप कलेक्शन। कैंप जो होता है ना, हेल्थ की जो सोसाइटीज होती हैं, कैंप उसके लिए स्पेशल इवेंट होता है। तो स्पेशल इवेंट का हम अकाउंट भी अलग बनाते हैं। तो कैंप में से हमें इतने रुपए की कलेक्शन हुई है वहां पर। उसी तरह पेमेंट्स दी हुई है। पेमेंट में पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई है, मेडिसिन सप्लाई हमने उसके लिए पेमेंट करी है। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स है, जो हमारा डॉक्टर को पार्ट टाइम पे जो बुलाते हैं उसको हम ऑनोरेरियम देते हैं। सैलरी तो रखते नहीं, कि परमानेंट तो होते नहीं डॉक्टर, ये इनके लिए सैलरी जो होती है वो परमानेंट स्टाफ के लिए होती है। इनको हम एज ए गेस्ट जब बुलाते हैं तो उनको एक ऑनोरेरियम दिया जाता है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है और अलग तरह का एक्सपेंसिव बता दिए। इक्विपमेंट परचेज किया हमने, इक्विपमेंट हमारी फिक्स सेट होती हैं, पीपी की कैटेगरी में आती हैं। और हेल्थ चेकअप कैंप के एक्सपेंसेस भी दे दिए। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, ये एक 1 अप्रैल 25 का ओपनिंग का है, 31 मार्च 26 क्लोजिंग का है। यहाँ पे लिखा सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू का मतलब होता है हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव करना है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है एनपीओ के लिए। तो ड्यू का मतलब अगर रिसीव नहीं हुई है तो इट इज काइंड ऑफ असेट फॉर द एनपीओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, तो ये एनपीओ के लिए लायबिलिटी हो गई। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का स्टॉक है इनके पास। जो मेडिसिन उन्होंने पेमेंट करी थी, मेडिसिन यूज करते हैं सोसाइटीज हॉस्पिटल में। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, हमने इनकी पेमेंट करनी है सप्लाई की। मेडिसिन सप्लाई जो हम खरीदते हैं उसके लिए अमाउंट ड्यू है। तो यहाँ परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट ड्यू होने का मतलब ये भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ये मेरे लिए क्या है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन असेट है। इक्विपमेंट मेरे लिए असेट है, बिल्डिंग भी मेरे लिए असेट है। तो इस तरह से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और बिना बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट ही पूछ लेते हैं भाई इसका, और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि बेटा देखो, वर्किंग जो नोट है ना, वो तो आपको पूरे बनाने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में। अब वर्किंग नोट में आप शॉर्टकट यूज कर नहीं सकते। जब वर्किंग नोट बना ही लिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में और फिर उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाने में कितनी देर लगनी थी हमारे को। ज्यादातर टाइम तो वर्किंग नोट में लग जाता है हमारा। आप बैलेंस शीट बनवा भी लेते ना तो भी ज्यादा देर नहीं लगनी थी। 10 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था आप ये।
बट क्योंकि क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने 5 नंबर की वेटेज दी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, हमने वर्किंग नोट भी बनाने हैं साथ साथ, एक एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए, ठीक है। और किससे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस में सिर्फ इनकम और इस साल के एक्सपेंस ही जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाएंगे, टी शेप का अकाउंट, एक्सपेंडिचर और इनकम लिखकर क्रेडिट साइड में हमारी इनकम आएंगी, डेबिट में एक्सपेंडिचर आएंगे, और हम साथ में वर्किंग नोट बनाएंगे। तो कैश एंड बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही आता है, इनकम में इसका कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्रिप्शन हमारा ये रिसीव हुआ है क्योंकि ये रिसीट में लिखा है, तो सब्सक्रिप्शन की इनकम के लिए मैं वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसमें आप देखोगे आपको डबल एंट्री का थोड़ा ध्यान रखना है। सब्सक्रिप्शन में रिसीव हुआ 1,50,000 का, तो एनपीओ क्या करती है, इसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट करती है, क्योंकि रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट डेबिट साइड में आता है और पेमेंट क्रेडिट साइड में आते हैं। तो 1,50,000 को, 150,000 को रिसीट पेमेंट में डेबिट करेंगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, रिसीट बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट लिख के 1,50,000। तो सब्सक्रिप्शन का ये अमाउंट तो हो गया, ये हमारा काम नहीं आएगा। नीचे आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, और क्या दिया है, रिसीट में तो कुछ और है नहीं, पेमेंट में कुछ नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन की हमारी ओपनिंग की असेट है, असेट है 4,500 की। तो असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो ब्रोड डाउन कर देंगे डेबिट साइड में, बाई टू सब्सक्रिप्शन डू, डेबिट साइड में ब्रोड डाउन असेट की तरह। और बेटा ये क्लोजिंग की असेट है 6,600 की, और क्लोजिंग की असेट जो होती है ब्रोड डाउन, आप देखोगे ओपनिंग इधर होता है, तो असेट का बैलेंस कैरी डाउन इधर होता है, तो सब्सक्रिप्शन डू मैंने कैरी डाउन करके कर दिया। मैडम मैं अकाउंट बना के समझाता हूँ, कुछ बच्चे कुछ लोग एडलेस से भी करते हैं, आप एडलेस से करना चाहते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, बट मुझे ये ज्यादा अप्रोच आसान भी लगती है और एक्यूरेसी भी इसमें ज्यादा आती है, इसलिए मैं इससे पढ़ाते हैं। और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है, ये मेरी लायबिलिटी है। ओपनिंग में 3,600 की लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी का बैलेंस जो है क्रेडिट होता है ओपनिंग में, जो है ब्रोड डाउन में इस तरह करूंगा 3,600, और क्लोजिंग जो बैलेंस है वो 2,100 का है, वो मैं कैरी डाउन करूंगा डेबिट साइड के अंदर इधर। तो इन सबको मैंने चारों असेट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर दिया, और मैंने एक रिसीट थी उसको भी रिकॉर्ड कर दिया। तो सब्सक्रिप्शन में इस साइड मेरा बैलेंसिंग फिगर आया। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट का सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन हमारी जो है इनकम, क्योंकि मैं रिसीव तो हो ही चुका, कितने पैसे आने थे, ये मेरी इनकम निकली, जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंस में क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो यहाँ पे डेबिट हुआ बेटा 153,600, और यहाँ क्रेडिट हो गया 153,600। तो डबल एंट्री भी हो रही है। अकाउंट बनाने का फायदा ये है, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी कोई सी चीज कहाँ पर आती है। यदि आप डबल एंट्री समझते हो, कैश की, इनकम की, असेट की, लायबिलिटीज की, तो आपके लिए अकाउंट बना के वर्किंग करना आसान लगेगा। एक बार थोड़ा कभी कभी डिफरेंट जो तरीका होता है वो परेशान करता है, बट जब आप उसे रेगुलरली फॉलो करते हो तो ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है आपको। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा, इसके बाद है डोनेशन 45,000 की है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली है। तो बेटा जब ये डोनेशन जो है मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए मिलती है, तो उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं कैपिटल फंड के अंदर, रिसीव में पेमेंट अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, और फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। लेकिन ये जो डोनेशन हमें मिली है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली है, तो रिसीव पेमेंट में डेबिट हुआ, ठीक है, टू डोनेशन कर दिया हमने। अब डोनेशन अकाउंट को डेबिट करके खत्म करके क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये हमारे रेवेन्यू के लिए मिला है। तो डोनेशन हमारा यहाँ आ गया 45,000 का, डेबिट हो गया रिसीव पेमेंट अकाउंट में, क्रेडिट हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो वो 27,000 का में मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेट दिया होता है, तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारी इनकम जो रिसीव हुई है उतनी है या नहीं है। कई बार हमने इनकम कमाई ज्यादा होती है बट रिसीव कम होती है, एक्रूड इंटरेस्ट भी होता है, तो हमने उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमने देखे तो यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पेमेंट भी नहीं, खरीदा भी नहीं है, और यहाँ बैलेंस शीट भी नहीं दे रखे। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास नए परचेज नहीं करे, ठीक है। तो क्या मतलब कोई पुराना इन्वेस्टमेंट पड़ा है हमारे पास, और पुरानी इन्वेस्टमेंट की डिटेल भी नहीं बताई कि कितनी इनकम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ इन्वेस्टमेंट बता देता कि मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख के है, तो 10 लाख का 9% हम निकालते हैं तो 90,000 का इंटरेस्ट बनता। 10 लाख तो चलो मैंने ज्यादा ले लिया अमाउंट,
यहाँ पे 3 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट मिला हुआ है। 3 लाख इंटू 9% करोगे 27,000 आ गया। अब हमें मालूम नहीं इन्वेस्टमेंट कितने के हैं। अब इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए 4 लाख के इन्वेस्टमेंट दिए होते क्वेश्चन में, तो हम 9% निकालते 4 लाख का, तो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट 4 लाख पर, क्योंकि 4 लाख के इन्वेस्टमेंट में स्टार्टिंग में पड़े हैं, बिगिनिंग में पड़े हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये मैं समझाने के लिए, और 36,000 का इंटरेस्ट बनता है मेरा उस पर 1 साल का। तो 36 मुझे मिलना चाहिए, बट मिला 27 है, तो बाकी जो बचा हुआ 9,000 वो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट बन जाता। बट हमारे को डिटेल ही नहीं बताई कि 4 लाख इन्वेस्टमेंट कितने हैं कितने नहीं है। इसका मतलब हमें इसके बारे में डिटेल मालूम नहीं है तो हम उसको निकाल भी नहीं सकते। इसका मतलब ये दूसरा निकलता है कि इस एनपीओ के पास 3 लाख के इन्वेस्टमेंट होंगे और उस पे हमें 9% 27,000 इंटरेस्ट मिला है, इतना ही कमाना था, कोई एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं है, सीधा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ 27 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड में आ जाएगी। तो ये 27 का, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिए नहीं है, दिए होते तो मैं एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह निकालना पड़ता, इसीलिए तो इसमें क्वेश्चन इजी हो गया कि वर्किंग इसकी भी ज्यादा नहीं बनेगी। अब असली पॉइंट है यहाँ पर हेल्थ चेकअप कलेक्शन, जो कैंप कलेक्शन है। तो बेटा कैंप में जो है ना स्पेशल इवेंट होता है, स्पेशल इवेंट की खास बात क्या होती है, उसमें उसी काम के लिए कुछ एक्सपेंस भी होते हैं और इनकम भी होती है। तो इस इनकम का ना, इससे मतलब हमें नेट एनपीओ को फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये एनपीओ को नेट पता करना पड़ता है, और इनकम एंड एक्सपेंस में हम नेट अमाउंट लेके जाते हैं, ना कि अलग अलग दिखाते हैं। अब ये नहीं कर सकते कि इनकम 37,500 की है और एक्सपेंस 4,500 के हैं, तो इनकम आप इस साइड में दिखा दो, एक्सपेंस इस साइड में दिखा दोगे, एक्सपेंस साइड में। ये तो नॉर्मल चीज तरीका हो गया, ये तो नॉर्मल पैटर्न है। एनपीओ में सब्सक्रिप्शन जैसे इनकम दिखाते हैं, एनपीओ के बहुत सारे काम अलग अलग है तो उसकी इनकम में डालते रहते हैं, एक्सपेंस एक्सपेंस में डालते रहते हैं। लेकिन हेल्थ कैंप स्पेशल इवेंट है, इसका अकाउंट ही अलग से बनाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हेल्थ कैंप का अकाउंट बनाया, इसमें कलेक्शन करी 37,500 की, जो यहाँ डेबिट हुई और कैंप के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। रिसीट पेमेंट में 37,500 डेबिट, और इसमें बाय रिसीट पेमेंट अकाउंट कलेक्शन 37,500 की क्रेडिट हो गई। उसी तरह से इस कैंप में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 4,500 के हुए हैं, तो पेमेंट में रिसीट पेमेंट के क्रेडिट में चला जाएगा 4,500 की पेमेंट, और डेबिट में कैंप में आ जाएगी कि कैंप के अंदर एक्सपेंसेस हुए 4,500 के। अब यहाँ पे जो नेट डिफरेंस आता है, यहाँ पर जो सरप्लस या डेफिसिट आता है, वो नेट अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है, वो हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर 33,000 का ये अमाउंट आया, तो यहाँ पे डेबिट करके हमने वो यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे ना सरप्लस आ रहा है हेल्थ कैंप का, ग्रोस अमाउंट नहीं लिखनी है आपने यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशल एक्टिविटी में हमें ऐसा करना होता है, रेगुलर एक्टिविटी में नहीं करते हम। अब आता है पेमेंट, इसके बाद रिसीट हमारी सारी हो गई है। अब आता है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई। तो मेडिसिन सप्लाई के लिए इसने हमें डिटेल बताई थी कि मेडिसिन का सप्लाई का स्टॉक भी पड़ा है और उसकी अमाउंट ड्यू भी है। अमाउंट ड्यू का मतलब क्रेडिटर है, ये लायबिलिटी है हमारे लिए, इनकी पेमेंट करनी है। थोड़ा इन दोनों का हम अकाउंट बनाएंगे और उसमें पेमेंट की एंट्री डालेंगे। तो स्टॉक का जो अकाउंट होता है मेडिसिन का असेट है, असेट की तरह बनाएंगे। तो मेडिसिन का जो अकाउंट बनेगा 30,000 ओपनिंग की असेट है, तो डेबिट साइड में ब्रोड डाउन कर देंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 30,000। और जो क्लोजिंग की 45,000 की स्टॉक है वो मेरी क्लोजिंग की असेट है, वो मैं यहाँ पे 45,000 कैरी डाउन कर दूंगा। ठीक है ना, इतना हो गया। इसके बाद बेटा जो हमारा जो आगे बच्चों वो है कि जो अमाउंट ड्यू है ये क्रेडिटर है, इसका अकाउंट ये लायबिलिटी अकाउंट है, ये अकाउंट अलग से बनेगा। तो इकट्ठा भी बना सकते हैं हम इन दोनों का अकाउंट, बट मैं हमेशा अलग अलग बनवाता हूँ, क्योंकि अलग अलग बनाने से एक्यूरेसी और कुछ कंसेप्ट और भी होते हैं जो काम आते हैं इसके अंदर। तो 27,000 की हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है, तो वो हमारी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इस साइड में ब्रोड डाउन हो जाएगा। उसी तरह से क्लोजिंग की लायबिलिटी 39,000 की है, उसको मैं इस साइड में कैरी डाउन कर दूंगा, इधर ब्रोड डाउन इधर कैरी डाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये चारों पॉइंट तो मेरे हो गए। अब मैंने मेडिसिन की पेमेंट किसको की होगी, जो जिस सप्लायर है जिससे मैं सामान खरीदता हूँ, हम पेमेंट उसी से करेंगे ना। तो 90,000 की पेमेंट आपने स्टॉक में नहीं डालनी,
आपने क्रेडिटर में डालनी है। तो क्रेडिटर को यानी जो लायबिलिटी की पेमेंट है वो आपने की है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिसीडेंट पेमेंट, इसी पेमेंट में 90,000 क्रेडिट हो जाएंगे, और इसमें क्रेडिटर फॉर मेडिसिन में 90,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे बाई टू रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट के हिसाब से। अब इसके बाद इसने हमें कुछ नहीं बताया। अब इन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर मेडिसिन परचेज निकाल ली, क्योंकि बेटा देखोगे ये ओपनिंग लायबिलिटी थी जो पे करनी थी, फिर हमने इतने पैसे दिए और अभी भी इतना मैंने पे करना है क्रेडिटर को, तो इसका मतलब ये है कि मैंने खरीदा है कुछ सामान, वो मेरा बैलेंस ही फिगर निकल के आया। अब परचेज कर रहा है तो उधार में ही खरीदा, यहाँ पे क्रेडिटर है, तो एंट्री क्या डालेगी, गुड्स खरीद ये मेडिसिन खरीदने की, मेडिसिन खरीदी तो मेडिसिन अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिटर यहाँ पे क्रेडिट, तो 1,02,000 रुपये यहाँ क्रेडिट होकर यहाँ डेबिट हो गया 1,02,000। और ओपनिंग मेडिसिन पड़ी थी मेरे पास, इतना मैंने और परचेज कर लिया, अभी भी क्लोजिंग में इतना पड़ा है, तो ये मेरा कंज्यूम हो गया बेटा। कंज्यूम का मतलब है हमने खरीदा बट उसमें से इतना स्टॉक अभी भी पड़ा है मेरे पास, इसका मतलब है जब तक वो स्टॉक खत्म नहीं होता तब तक मेरे पैसे खर्च नहीं होंगे। मेडिसिन आगे काम आएंगी 45 की, 87 का एक्सपेंस ऐसा मेडिसिन एक्सपेंस है जो एक्चुअल में पैसे खर्च हो चुके हैं, इसे मेडिसिन कंज्यूम्ड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो गई 87,000, और इनकम एंड एक्सपेंस में यहाँ डेबिट कर देंगे। देखो डबल एंट्री होती है तो आसानी समझ में भी आ रही चीजें, क्या क्या निकाल रहे हैं हम, क्या मतलब निकल रहा है उसका वो भी क्लियर हो रहा है आपका। आगे आते हैं हम अब ऑनरेरियम टू डॉक्टर, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे यानी जो हमने पे किया है उतना ही मेरा एक्सपेंस है, तो ये 30,000 का जो अमाउंट पे किया इतना ही एक्सपेंस हमारा यहाँ डेबिट हो जाएगा ऑनरेरियम टू डॉक्टर जो है। इसके बाद सैलरी में भी 84,000, सैलरी का भी यहाँ कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं दिया, तो इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा 84,000 सैलरी में चला जाएगा। उसी तरह मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 3,000 दिए हैं, इसका भी कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ अकाउंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी जितना पेमेंट उतना एक्सपेंस, तो 3,000 यहाँ चला जाएगा। इसके बाद आता है इक्विपमेंट परचेज, तो इक्विपमेंट परचेज 45,000 की है, तो हमारा इक्विपमेंट में हमें बैलेंस दिया ओपनिंग क्लोजिंग, तो हमें इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना चाहिए, तो इक्विपमेंट का अकाउंट हमने यहाँ बनाया मैंने। इक्विपमेंट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस जो है वो 63,000 रिकॉर्ड किया, ये वाला 63 असेट है, ब्रोट डाउन कर दिया। 90 कैरी डाउन करना है, वो मैंने यहाँ कैरी डाउन कर दिया 90, ठीक है। उसके बाद हमने इक्विपमेंट परचेज किया 45 का, इसकी एंट्री डालेंगे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, तो पेमेंट में तो क्रेडिट हो गया 45, डेबिट होगा इक्विपमेंट अकाउंट में 45। इसके बाद जो इसमें डिफरेंस निकल के आएगा बेटा वो डेप्रिसिएशन हो गया, हमने इतना ओपनिंग था ये परचेज किया और ये हमने क्लोज, सेल कोई हुई नहीं, सेल होती तो रिसीट साइड में सेल दिखाई देती, तो सेल तो हुई नहीं, इसका मतलब है इस पर डेप्शन लगा है 18,000 का, वो बैलेंसिंग फिगर हो गया। यहाँ पे क्रेडिट है तो इनकम एंड एक्सपेंस में उसे डेबिट कर देंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंस में 18,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसके बाद बेटा आगे लिखा हुआ है हमारा हेल्थ चेकअप कम, ये तो हो ही चुका है, ये सारे पॉइंट हो गए और वैल्यू बिल्डिंग रह गया। तो वैल्यू बिल्डिंग ओपनिंग में 1,50,000 की थी, ड्यूरिंग द ईयर ना तो कोई परचेज हुई है पेमेंट में, ना सेल में सेल हुई है कोई रिसीट के अंदर दिख रही है, इसका मतलब है कि बस बिल्डिंग ओपनिंग में थी, क्लोजिंग में 144 की होगी। सिंपली आप पता लगा सकते हो कि इसमें डेप्शन कितना लगा है, 6,000 लगा है डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग में डेप्शन लगता है तो हम 6,000 रुपये का डेप्रिसिएशन निकाल कर यहाँ मैंने डेप्शन और बिल्डिंग लिख दिया 6,000, यहाँ ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके दिखा दी क्योंकि मैंने इसका कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया। और बेटा इसके बाद इन सब अमाउंट को जोड़ा, जोड़ने के बाद ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो ये सरप्लस आ गया 30,600 का जो हमारे कैपिटल फंड में जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा क्या वर्किंग नोट की वजह से थोड़ा टाइम लगा बनाने करने में इसको। तो 5 नंबर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ी स्पीड भी करनी मेंटेन करनी पड़ती है, इजी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाता है कई बार, और इसी वजह से चैलेंज बढ़ता है कि पेपर मुश्किल आता है तो गलतियां ज़्यादा होती हैं, क्वेश्चन इजी होता है तो लेंथी हो जाता है। तो आपको यदि प्रैक्टिस आप अच्छी करते हो तभी आपको इजी क्वेश्चन आपका सही टाइम पे होता है, यदि आपने रीजनेबल लेवल पे अच्छे खासी प्रैक्टिस किया। सीख तो हम सब लेते हैं पर प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी होती है, बिना प्रैक्टिस के स्पीड नहीं बनती है। तो ऐसे ही किसी और क्वेश्चन के लिए मैं आता रहूँगा,
और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आप तब तक के लिए बाय बाय।